Hello beta. In last video we are discussing about full employment. लास्ट वीडियो में हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे बेटा। हमने आप लोगों को बताया था कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी। हमने ये बताया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो होता है वो सिचुएशन होती है जहाँ पे जो लोग काम करना चाहते हैं और जो एबल हैं उनको विदाउट एनी डिफिकल्टी वर्क मिल जाता है। फिर हमने ये कहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं होता कि वहाँ पे कोई भी अनएम्प्लॉयड पर्सन नहीं है। मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होती है, टू टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो हमने क्या कहा था, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट देयर कैन बी टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हो सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें भी दो प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। कौन कौन सा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इन दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखो, इट रेफर्स टू टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वेयर इन वर्कर लीव वन जॉब एंड ज्वाइन सेम अदर। मीन्स जो वर्कर हैं उन्होंने एक जॉब को छोड़ दिया और दूसरी जॉब वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो इन दोनों पीरियड के बीच में एक गैप होता है। उस गैप में जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उनको हम उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब इस चीज को और अच्छे से समझो। देखो, इट अराइज, ये क्यों अराइज होती है, जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों अराइज होता है। इट अराइज ड्यू टू लेबर मार्केट इनपरफेक्शन सच एज lack of market information about availability of jobs, lack of perfect mobility on the part of worker, induction of new machines, nationalization in production process or breakdown of plant may also lead to fractional unemployment। देखो, हमने ये कहा कि ऐसा हो गया कि जो आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस था उसको आपने क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। मीन्स काफी स्टैंडर्ड लेवल पे कर दिया। तो उस वजह से क्या हुआ, कुछ लोगों को जॉब छोड़नी पड़ी। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका जो फॉर्म है उसमें जो जॉब की अवेलेबिलिटी है वो कम है। तो आपने क्या किया, क्योंकि आपके पास आपको प्रोडक्शन कम करना है तो आपको लेबर्स की कम जरूरत है, तो आपके पास जो जॉब की जो वैकेंसीज वगैरह है वो कम है। तो आपने क्या किया, जो वर्कर्स ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको निकाल दिया। तो ये क्या होती है, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, क्योंकि क्या तो आपके पास जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो लेबर्स हैं उनमें परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा, लेट्स सपोज एक बिजनेस ऐसा है जिसमें सेम वही काम हो रहा है जो कि दूसरे बिजनेस में हो रहा है। ठीक है, इट मींस उनमें परफेक्ट मोबिलिटी रहेगी। कोई भी पर्सन जिसको सेम काम करना है वो कहीं पे भी मूव हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कहा, ये एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जहां पे क्या होता है, जो वर्कर्स हैं उनमें क्या है, लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी है। मीन्स उनको ये लगता है कि यहाँ से अगर हम काम छोड़ के जाएंगे तो दूसरी जगह पे हमें सेम काम नहीं मिलेगा। इस वजह से उनमें क्या हो जाती है, जो मोबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये कुछ टाइम के लिए होता है। क्यों होता है, क्योंकि कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक जगह से काम छोड़ दिया और वो दूसरी जगह पे ज्वाइन करेंगे। तो उस ड्यूरेशन में उनको क्या करना पड़ेगा, जो उनको सेकंड जॉब पे काम करना है उसके लिए वो परफेक्ट नहीं है तो उनको उसको सीखना पड़ेगा। तो
जब उन्होंने काम छोड़ा और जब उन्होंने दूसरा काम शुरू किया, इन दोनों पीरियड्स में जो डिफरेंस होता है उस ड्यूरिंग वो क्या रहेगा, पर्टिकुलर वर्कर क्या रहेगा, अनएम्प्लॉयड रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू मिसमैच बिटवीन द अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। देखो यहाँ पे ना पर्सन जो है, जो काम करना चाहता है और जो डिमांड है, उन दोनों में मिसमैच है। मीन्स आपको कंप्यूटर टीचर चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश टीचर मिल रहा है, तो क्या हो गया, उस बंदे की जो एबिलिटी है वो आपकी डिमांड से मिसमैच कर रही है। तो आप क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है, हम ये कहेंगे इट इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। क्या हो गया, क्योंकि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन, वर्कर हु डोंट पोजेस इनफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, लेट्स सपोज कंप्यूटराइजेशन हो गया, हर काम डिजिटल वे से होने लग गया। तो अगर डिजिटल वे से हर काम होगा तो क्या चाहिएगा, हमें कंप्यूटर की नॉलेज चाहिएगी। विल बी एम्प्लॉयड अंटिल दे डू सम कंप्यूटर कोर्स और ट्रेनिंग। तो जिन पर्सन्स को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कंप्यूटर पे कोई भी काम करना नहीं आता, तो क्या हो गए, वो मिसमैच हो गए। क्योंकि डिमांड क्या है, डिमांड तो यही है कि हमें क्या करना है, कंप्यूटराइज्ड हो गया सब कुछ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है तो उस पर्टिकुलर पर्सन में और जो जॉब की डिमांड है उसमें क्या हो गया, मिसमैच हो गया। इसी वजह से क्या होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। मीन्स जो इकोनॉमी है उसमें वर्क करने का जो प्रोसेस है ना, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मीन्स पहले काम मैनुअल होते थे, मतलब जो भी है कागज पेन रजिस्टर वगैरह पे सब कुछ रिकॉर्ड होता था। लेकिन क्या हुआ, इकोनॉमी में स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जिससे कंप्यूटराइजेशन से वर्क होने लग गया। सारा क्या हो गया, कंप्यूटराइज्ड काम हो गया। तो कंप्यूटराइज्ड काम रहेगा तो सीधी सी बात है, जो बंदा मैनुअल कर रहा है उसको तो तुरंत वो काम करना नहीं आएगा। इसके लिए उसको क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, है ना, या फिर कोई कोर्स करना पड़ेगा उसको कंप्यूटर का। तो उस ड्यूरेशन में क्या हो गया, उस पर्सन में और डिमांड फॉर वर्क में क्या हो गया, मिसमैच हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, कुछ टाइम के लिए जो उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या फिर कोर्स करना पड़ेगा, जब तक कि उसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं हो जाएगी तब तक वो क्या रहेगा, बेरोजगार रहेगा। तो उस प्रकार का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेटा हमने ये कहा प्रेजेंस ऑफ दिस टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, कब, जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, मीन्स उन सब लोगों को काम मिला हुआ है जो काम करने में एबल है और जो काम करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में टू टाइप्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, दैट इज फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, इसको बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक और बात समझो, देखो ये ध्यान में रखनी है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट जो होता है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट ये जो होता है ये लेबर फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में होता है। लेबर फोर्स, लेबर फोर्स में मीन्स क्या है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्किंग पॉपुलेशन की, हम टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वर्किंग पॉपुलेशन की, जो वर्किंग है पॉपुलेशन। मीन्स लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है, लेबर फोर्स refers to that part of population which is physically and mentally able at the same time willing to work। means लेबर फोर्स में वो सब लेबर हैं जो फिजिकली और मेंटली काम करने में एबल हैं और काम करना चाहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उन सबको बोलेंगे किस किस कैटेगरी में आएंगे, वो फुल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब हमने क्या कहा, फुल एम्प्लॉयमेंट में टू टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, दैट इज फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। ये टेम्परेरी होती है, जब एक पर्सन एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब पे जाता है
तो जो बीच में जो गैप होता है उस गैप को क्या बोलते हैं, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे क्या हो गया, टेक्निकल चेंज आ गया, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या फिर वर्क प्रोसेस है उसमें क्या आ गया, टेक्निकल चेंज आ गया। इस वजह से वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ट्रेनिंग लेगा, कोर्स करेगा, इस ड्यूरेशन में जो बेरोजगार रहेगा, उसके पास कोई काम नहीं रहेगा, तो कौन सी प्रकार की होती है अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि फुल एम्प्लॉयमेंट में हम किन की बात करते हैं, लेबर फोर्स की, मीन्स वर्किंग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं बेटा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखो बेटा, एक होती है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और एक होती है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है ना चाहते हुए, कोई भी आदमी चाहता नहीं है कि वो बेरोजगार रहे, लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा इसलिए वो बेरोजगार है, तो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स वो चाहते नहीं है बेरोजगार होना, वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वो चाहते ही नहीं है काम करना, इसलिए वो चाहकर बेरोजगार है, इसलिए वो चाहकर अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में है। अब हम बात करते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो, इट रेफर्स टू एन अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है, एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है इन विच ऑल दोज पर्सन हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं और काम करने की एबल हैं, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट है, डोंट गेट वर्क, लेकिन उनको काम क्या नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा, डोंट गेट वर्क। तो हमने क्या कहा, इट रेफर्स टू एन एम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज पर्सन हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट डोंट गेट वर्क, इसको क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। मीन्स जो लोग काम करना चाहते हैं और काम करने में एबल हैं, जो भी मार्केट में वेज रेट है उस रेट पे वो काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिल पा रहा, इसको हम क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री। अंडर इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट पीपल आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयमेंट अगेन देयर विशेस और अंडर कंपल्सन। It must be noted that only involuntary unemployment is considered while estimating the total unemployment in the economy। अगर हम अपनी इकोनॉमी में टोटल अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, मीन्स कितने लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, तो यहाँ पे जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करेंगे, क्योंकि ये लोग काम करना चाहते हैं, काम करने में एबल हैं और जो भी मार्केट रेट है उस पे काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन इनको काम नहीं मिल पा रहा, इसलिए ये टोटल पॉपुलेशन दैट इज अनएम्प्लॉयड उसमें इंक्लूड होंगे। नाउ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन when a person is unemployed because he is not willing to work, वो काम करना ही नहीं चाहता, कोई आदमी ऐसा है जो काम करना ही नहीं चाहता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो कौन सी कैटेगरी में है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, या फिर हम क्या बोलेंगे, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है, चाहकर बेरोजगार है। ठीक है, तो ये जो होता है, जो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये आपकी जब आप टोटल अनएम्प्लॉयमेंट देखोगे इकोनॉमी में, जब आप ये देखोगे कि टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है इकोनॉमी में, तो आप वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये लोग तो खुद काम नहीं करना चाहते, ये बेरोजगार थोड़ी ना है, ये तो खुद ही काम करना नहीं चाहते, इसलिए टोटल अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे। टोटल अनएम्प्लॉयमेंट में कौन से आएंगे, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा, इसलिए वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो बेटा जो हमारा चैप्टर है इसमें हमें क्या करना है, हमें ये पढ़ना है
कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसके 2 टाइप्स हो गए, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। एक हो गया वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और एक हो गया इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसको हमने क्यों पढ़ा है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि बेटा हमें क्या करना है, हमने ये बताया कि एम्प्लॉयमेंट के बेस पे ही हम आउटपुट को डिटरमाइन करेंगे। जितना इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट होगा। ठीक है, मीन्स एम्प्लॉयमेंट का आउटपुट के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट अगर गिरेगा तो आउटपुट भी गिरेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस वाले यूनिट में हमें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को पढ़ना है। इसलिए हमने क्या पढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट में कैटेगरीज पढ़ी हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनवॉलेंट्री क्या होता है और वॉलेंट्री क्या होता है, ताकि हमें ये पता चले कि एम्प्लॉयमेंट देश में कितना है और अनएम्प्लॉयमेंट देश में कितना है, ताकि हम ये एस्टिमेट कर सके कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे देश में आउटपुट कितना हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे डिटरमाइन होगा। ओके, नाउ वी विल सॉल्व some illustration of this chapter. As you know very well, we have solved all unsolved numerical, but in this video we will solve some illustrations also. So our first illustration is, हमारा बेटा ये क्वेश्चन है कि कंजप्शन इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। कंजप्शन इक्वेशन इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5y। ठीक है, हमें शो करना है कि एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी देन एपीसी विल डिक्रीज, ये हमें शो करना है। तो हम क्या लेंगे, हमारे पास इनकम के फिगर्स नहीं है लेकिन हमें पता है कि इनकम क्या होती है, 0 से स्टार्ट होके सेम रेट से इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हमने किया लेट इनकम इज 0, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, हमने ये लेट कर लिया कि जो हमारी इनकम है वो 0 से स्टार्ट होती है, आफ्टर दैट 100 की रेट से इंक्रीज होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकम के फिगर हमारे पास हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कंजप्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों कैलकुलेट करना है कंजप्शन को, क्योंकि एपीसी जो होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, कंजप्शन डिवाइड बाई इनकम। तो हमारे पास इनकम के तो चलो फिगर हैं लेकिन हमारे पास कंजप्शन के फिगर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कंजप्शन को। तो हमने कहा कंजप्शन को हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5, y की जगह में पहले क्या लिखेंगे 0, आफ्टर दैट फिर क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5, y की जगह पे 100 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 200। ठीक है, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 इंटू 300, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 इंटू 400 एंड 500। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंजप्शन को कैलकुलेट करेंगे। ये सब क्या हो गया 0, सो योर कंजप्शन इज 100। ठीक है, आफ्टर दैट ये देखो ये कितना हो गया 50 और 50 प्लस 100 इट इज 150। नाउ दिस इज 100 प्लस 100 देन दिस इज 200, दिस इज 150 प्लस 100 250, after that this is 200, if we multiply 400 into 0.5 then we get 200, 200 plus 100 this is 300, after that 250 and plus 100 this is 300. Okay, these are the conjunction figure. Okay, and we have figure of income. So our income is 0, 100,
200, 300, 400 and 500. Now we will calculate APC. APC is calculated by consumption divided by income. So when income is 0 and consumption is 100, then value of APC is nothing else. Next is 150 divided by 100, then APC is 0.15. Then consumption and income both are equal, so APC is 1. After that 250 divided by 300, this is 0.83. After that 300 divided by 400, this is 0.75. And this is 350 divided by 500, this is 0.70. तो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं कि इनकम इंक्रीजेज एट रेट 100. इनकम जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, बट एपीसी विल डिक्रीजेस. पहले एपीसी कितनी थी 1.50, इनकम बढ़ी, एपीसी कितनी हो गई 1, तो इनकम क्या हो गई डिक्रीज हो गई. आफ्टर दैट इनकम फिर से इंक्रीज हो गई 300, 400, 500. लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो आपकी एपीसी क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बाय कंजप्शन इक्वेशन and with the help of income figure you can calculate consumption, and by consumption and income you can easily calculate value of APC. So you can say that income increases then APC will decrease. एक क्वेश्चन है आपके पास जिसमें आपका कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.65. अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है एक तो MPC और एक आपको कैलकुलेट करना है MPS. आप लोगों को पता होना चाहिए दिस इज द वैल्यू ऑफ MPC. सो योर MPC इज 0.6 एंड योर MPS इज 1 माइनस MPC. सो MPS इज इक्वल टू 0.40. और एक ही कह रखा है कि आपको क्या करना है, सेविंग फंक्शन को डेराइव करना है कंजप्शन फंक्शन से. तो आप क्या कहते हैं, सेविंग फंक्शन क्या होता है, माइनस कॉन्स्टेंट सी प्लस 1 माइनस BY. सो सेविंग इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी कितना है, दिस इज ऑटोनोमस कंजप्शन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -100 प्लस 1 माइनस B कितना हो गया MPS, दैट इज 0.4Y. ठीक है, दिस इज द सेविंग फंक्शन. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल सकते हो. और आपको ये पता है कि सेविंग फंक्शन जो होता है वो कंजप्शन फंक्शन से डेराइव हो सकता है और कंजप्शन फंक्शन सेविंग फंक्शन से डेराइव हो सकता है. नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज, आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके पास आपका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, दिस इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100 करोड़. आफ्टर दैट यू हैव MPS, इट्स वैल्यू इज 0.2 एंड इनकम इज 400 करोड़ एंड योर ऑटोनोमस कंजप्शन इज 50 करोड़. नाउ आपको एस्टिमेट करना है एग्रीगेट डिमांड को. तो आप लोगों को ये पता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट. नाउ हमारे पास कांस्टेंट सी है, MPS है, वैल्यू ऑफ इनकम है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंजप्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे करेंगे, देखो कंजप्शन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट सी प्लस BY. ओके, एंड प्लस इन्वेस्टमेंट. नाउ कांस्टेंट सी इज 50 करोड़ प्लस B कैसे निकालेंगे, MPS कितनी है 0.2, देन MPC इज 0.8. Y की जगह पे Y की वैल्यू कितनी है 400 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़. नाउ 50 प्लस 8/10 इंटू 4000 प्लस 100, दिस इज 3200. 3200 प्लस 100 3300
and plus 50. This is 3,350 crore. This is the value of your aggregate demand. जब आपका इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का है, आपका MPS 0.2 है, इनकम लेवल 400 है and constant C is 50 crore, then you can easily estimate aggregate demand by C plus I and C is equal to constant C plus BY. We have figure of constant C, B and Y. After putting these all values in this equation, we can easily calculate value of aggregate demand. ठीक है, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपकी यूनिट 3 है उसका. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट यूनिट 3 चैप्टर 2. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग.